अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं उस तोप की पोजीशन मालूम करना चाहता था जिसका रुख लाहौर की तरफ था और जिसको तबाह करने के लिए मैंने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया था, और अब मैं एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करना चाहता था। मेरी नकली हसीयत तस्लीम कर ली गई थी और मैं इसे हर मुमकिन फ़ायदा फ़ौरन ही उठा लेना चाहता था। कैप्टन वर्मा खाना लेकर आ गया। सर भोजन कीजिए, कैप्टन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, और खाना मेज़ के बीच में रख दिया। मैंने बातों ही बातों में अपने लिए रिवॉल्वर इशू कराने का जिक्र किया। मैंने कैप्टन वर्मा को यह तसव्वुर दिया कि अपना रिवॉल्वर जलंधर कैंट के रेजिमेंट में जमा करा दिया था। नो प्रॉब्लम सर, हम रेजिमेंटल ऑफिस को लिख देंगे कि मेजर साहब को नया रिवॉल्वर इशू किया जा रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बारे में इस किस्म की रिपोर्ट पीछे जलंधर कैंट को भेजी जाए। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, खामखा ऑफिस रूटीन का लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा। ओके सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सर, जलंधर कैंट से अभी आपकी कन्फर्मेशन रिपोर्ट हमारे ऑफिस को नहीं मिली। आप अपने साथ ही ले आते तो अच्छा था। मैं डलहौजी में छुट्टियां गुजार रहा था, लेकिन बस मशरकी पाकिस्तान की सियासी हालत देखकर सीधा यहाँ आ गया। मैंने जलंधर कैंट को इतला कर दी थी, वहाँ से कल परसों तक मेरा ज्वाइनिंग अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। कैप्टन वर्मा ने जेब से सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप हमारी रेजिमेंट के आला ऑफिसर हैं। सिगरेट? शुक्रिया। मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। कैप्टन वर्मा ने उठकर लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। मैं यूं ही एक फाइल खोलकर देखने लगा। कैप्टन वर्मा ने उसी वक्त फ़ोन पर दूसरे जूनियर ऑफिसरों को बता दिया कि मेजर करिशन ने चार्ज संभाल लिया है। इसके बाद कुछ हिंदू जूनियर अफसर मुझसे मिलने आ गए। नौजवान दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 2 सिख कैप्टन भी थे। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। रात को उन्होंने ऑफिसर्स मेस में मुझे पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया। कैप्टन वर्मा सरूर में था। मैंने उसकी हालत से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। मुझे पता चला कि जिस ताकतवर तरीन तोप की तलाश में वहाँ आया था, उसका नाम यहाँ प्रिया रखा गया था। डिनर में कुछ भारतीय फौजी अफसरों की बीवियाँ भी कीमती साड़ियाँ पहने मौजूद थीं। कैप्टन वर्मा ने अभी तक शादी नहीं की थी। डिनर पार्टी रात 12 बजे तक जारी रही। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। अभी तक मेरा मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। इन लोगों पर मैंने अपना असर डाल लिया था। सुबह मुझे प्रिया नामी तोप की पोजीशन मालूम करनी थी। मेरे राज के फांस हो जाने का कदम कदम पर खतरा था। चुनाचे मैं अपने अमल को तेज तर करना चाहता था, मगर मुश्किल यह थी कि हर बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। तोप के मोर्चे तक पहुंचकर उसे तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। इसमें बहुत सी रुकावटें और कवायदें हायल थीं जो मुझे दूर करना थीं। यह भी इत्मीनान की बात थी कि असल मेजर करिशन ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे पास इस वक्त 700-800 रुपये के भारतीय करेंसी नोट ही रह गए थे, मगर अब मुझे रुपयों की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन यूनिट का झंडा लहराने की रस्म के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ गया और मुख्तलिफ फाइलों का मुताला करने लगा। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन वर्मा आ गया। कैप्टन, मैं अपनी पोजीशनों की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि हमारा हमसाया मुल्क असला जमा कर रहा है, हमें चौकस रहना होगा। वो तो जंगली लोग हैं सर, इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि याद करेगा। मगर हमारी तोपों की रेंज पाकिस्तानी तोपों के मुकाबले में बहुत कम है, सिवाय एक तोप के। मैंने कैप्टन वर्मा के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, परिया नाम की वो बड़ी तोप थी जिसकी मार लाहौर तक थी। कैप्टन वर्मा मेज़ पर आहिस्ता से हाथ मारकर बोला, सर, ऐसी तो वो गन है जो लाहौर शहर की ईंट से ईंट बजा देगी। इतनी बड़ी तोप साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। मैं परिया तोप की इंस्पेक्शन करूंगा। आप जीओसी हैं सर, अभी चलिए। ऑफ कोर्स। यह कहकर मैं कुर्सी से उठा और कैप्टन वर्मा के साथ बाहर आ गया। हम एक फौजी जीप में सवार हो गए। जीप रेजिमेंटल सेंटर से निकलकर टीलों की जानब रवाना हो गई। यह मैदानी इलाका भी था और पहाड़ी भी। कहीं घने दरख्तों के झुंड थे और कहीं पहाड़ी तोते खड़े थे। हमारी जीप एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊपर एक छोटा सा मैदान था, यहाँ 4 गार्ड पहरा दे रहे थे। हमारी जीप एक तरफ रुक गई। उन्होंने हमें सैल्यूट किया। कैप्टन वर्मा बोला, सर वो देखिए, वो सामने वाली टेकरी के अंदर परिया तोप का मोर्चा है। वेरी गुड, भगवान हमारी रक्षा करेगा। यह कहकर मैं कैप्टन वर्मा के साथ टेकरी की तरफ बढ़ गया। यहाँ टेकरी के अंदर एक गोल कमरा सा बना दिया गया था जिसके वस्त में एक बहुत बड़ी तोप नस्ब थी। तोप का आधा दिहाना दीवार के एक सुराख से निकला हुआ था।
गन मैन एक तरफ कतार में खड़े थे। कैप्टन वर्मा मुझे तोप के पास ले गया और उस पर हाथ रख कर बोला, सर ये लाहौर की दुश्मन है, इसका गोला यहाँ से फायर होकर लाहौर में तबाही मचा देगा। दूसरा गोला थोड़ा आगे और तीसरा गोला उससे ज़रा आगे। यूँ हम 1 मिनट में लाहौर को तबाह कर देंगे और हमारे एडवांस ट्रॉप्स लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। सर लाहौर ही पाकिस्तान है। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ हम जानते हैं कि लाहौर ही पाकिस्तान है। मैंने वाकई इतनी बड़ी तोप किसी जंगी फिल्म में भी नहीं देखी थी। गन का बरेज मेरे कद के बराबर था, पर बीच में हवा के लिए सुराख बने थे। पर बीच में तोप की जान होती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो तोप फायर नहीं कर सकती। मैं तोप का जायजा ले रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। जीप में बैठकर हम अपने यूनिट की तरफ चल पड़े। इस पहाड़ी रास्ते की तफसील मैंने अपने जहन में बिठा ली थी। यूनिट में आकर मैंने एमटी और लंगर खाने का मुआयना किया और फिर बैरकों के आगे धूप में चलते हुए कैप्टन वर्मा से बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर हैंड ग्रेनेड्स की मॉडर्न तकनीक का मौजू छेड़ दिया था। मुजाहिद फौज की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि आजकल यूरोप और दूसरे मुल्कों में नई वज़ा के दस्ती बम और ज़बरदस्त धमाका खेज पेंसिल बम तैयार हो रहे हैं, जो कमांडो पार्टियां दुश्मन के इलाके में अपने साथ ले जाकर असलहा खानों में किसी खुफिया जगह लगाकर वापस आ जाती हैं। कैप्टन, एक बार मैं मेरठ छावनी में एक मीटिंग में गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि हमारी इंडियन आर्मी को भी नई किस्म के पेंसिल बम वगैरह सप्लाई किए जाएंगे, मगर वो अभी तक हमारे जलंधर कैंट में तो नहीं पहुंचे थे। हमारी यूनिट में तो पहुंच गए हैं सर। हमने उनका नाम हनुमान चक्कर बम रखा है। मैंने खुश होकर कहा, वेरी गुड कैप्टन, हमारा दुश्मन बड़ा ताकतवर है और उसे जदीद असलहा मिल रहा है। हमें उसके मुकाबले के लिए हर तरह से लट और वेले को पेट रहना होगा। गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर लिया कि हनुमान चक्कर नाम के पेंसिल बम यूनिट इम्यूनेशन रूम में पड़े हैं। चुनाचे शाम को ही अकेला इंस्पेक्शन करने के बहाने इम्यूनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर करिशन था, मुझे असलहा खाने में दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फ़ौरन वो दरवाज़ा खोल दिया। यह एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सिवाय दफ्तर के कुछ भी नहीं था, मगर असले का ज़ख़ीरा ज़मीन के अंदर घिरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ इम्यूनेशन के बड़े बड़े करेट लगे हुए थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक करके करेट उठाकर देखता, उस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल गई। एक लंबे करेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में इम्यूनेशन अफसर ने हनुमान चक्कर लिख दिया था। मैं वहां रुक गया और गार्ड से कहा कि करेट खोला जाए। फ़ौरन करेट खोल दिया गया। अंदर सियाह रंग की 2-2 इंच लंबी पेंसिलें पड़ी थीं। यही पेंसिल बम थे और मुझे इन्हीं से 1-2 की ज़रूरत थी। मैं एक माहिर फौजी अफसर की तरह उनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पेंसिल बम था, मगर वज़न उसकी लंबाई के मुकाबले में ज़्यादा था। उसके ऊपर सिरे पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था, साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेजी में हिंसे लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम लैप्स के लिए है। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज़ कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज़ निकाल कर अलग रखे हैं। ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम इन्हें चेक करेंगे। फ्यूज़ अलग लाना। ठीक है सर। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ असलहा के डंप से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असलहा डंप का मायना किया था। चुनाचे मैंने ऑफिस में जाते ही उसे फ़ोन पर बुला लिया। उसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पेंसिल बम और उनके फ्यूज़ ला कर दे गया था। ये मेरी मेज़ पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर उन्हें देखा तो बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैंने जलंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इस किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हुए हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात है तो हमें हेडक्वार्टर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं इस किस्म के असलहे की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मैं इसे सुबह चेक करूँगा। और फिर मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। इसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज़ कर दूँ और कैप्टन वर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखूँ। इसलिए मैंने रात मेस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर लिया था। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल न होने दिया, मगर मैंने देखा वो खामोश और संजीदा था।
जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो खतरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। यह ख्याल जहन से झटक कर मैं उस रात शगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताज़ा मिलिट्री डाक आ गया। एक खत पढ़कर मेरा रंग उड़ गया। यह खत जलंधर छावनी के ऑफिसर कमांड की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि मेजर कृष्ण अभी तक तिब्बी छुट्टी पर है, इसलिए वो एक ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंट ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने खत जेब में रख लिया। फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायजा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड एकदम अटेंशन हो गया। मैं वापस दफ्तर में आ गया और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलकर चारों पेंसिल बम निकाले। वहीं अलमारी के पेट की ओट में 2 बमों को फ्यूज लगाया और सुर्ख बटन आगे दबाकर छोटे डायल की बारीक सुई को 3 के हिस्से पर कर दिया। दोनों बम मैंने अपनी जेब में रख लिए। बाकी 2 को कागज में लपेटा, अलमारी को ताला लगा दिया और दफ्तर से निकलकर इम्यूनेशन डैम की तरफ चल दिया। असले के ज़मीन 2 जखीरे में उतरने लगा तो गार्ड मेरे साथ हो लिया। मैंने उसे बताया कि मैं पेंसिल बम वापस रखने आया हूँ। मैंने करेट खुलवाया और जेब से बम निकालकर उसे खोलने लगा। मैं गार्ड से बातें भी कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रुमाल नीचे गिरा दिया और कहा, जवान रुमाल उठाओ। वह रुमाल उठाने के लिए झुका तो मैंने दोनों बम करेट में पड़े दूसरे बमों के साथ रख दिए। सिख गार्ड ने अदब से रुमाल पेश किया। वेल जवान, करेट बंद कर दो। मैंने असला चेक कर लिया है। सिख गार्ड ने करेट बंद करके उसके ऊपर पतरी चढ़ा दिया। मैं उससे यूनिट के बारे में इधर उधर की बातें करता हुआ असले के जखीरे से बाहर आ गया। इस वक्त मेरी जेब में बड़े ही ताकतवर 2 पेंसिल बम पड़े थे, जिनको 2 घंटे बाद फट जाना था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था और मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी तोप प्रिया के मोर्चे में पहुंच जाना चाहता था। लेकिन कैप्टन वर्मा की मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं उसे यूनिट से बाहर किसी काम पर भेज देना चाहता था। चुनाचे मैंने फ़ौरन उसे फ़ोन करके बुलाया और कहा, कैप्टन, हमें घी की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं चाहता हूं तुम शहर जाकर घी कारपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद मिलो और उससे बात करो। सर फ़ोन पर बात कर लेते हैं। नो कैप्टन, तुम इन लोगों को नहीं जानते। घी की क्वालिटी में भी मुझे फ़र्क लगा है। तुम खुद जाओ। ओके सर, कैप्टन वर्मा ने सैल्यूट करते हुए कहा। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार संजीदगी थी। यह मेरे लिए खतरे का बहुत बड़ा अलार्म था। कैप्टन वर्मा चला गया तो मैंने उठकर दरवाजे पर गिरे पर्दे की ओट में से झांक कर देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कहीं ये जीओसी जलंधर कैंट को फ़ोन न कर दे। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मेरी आंखें कैप्टन वर्मा पर लगी हुई थीं। जेब में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और उसे दरख्तों के नीचे से निकालकर यूनिट के गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो इहाते से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया तो मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नए मेजर चरणजीत सिंह के चार्ज लेने में अभी 2 दिन पड़े थे। इसकी मुझे फिक्र नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि कहीं कैप्टन वर्मा शहर जाकर मिलिट्री पुलिस को फ़ोन न कर दे कि उसे मेजर कृष्ण पर शुबा है। कुछ भी हो सकता था। हालात करीब करीब हंगामी ही थे। एक बार मुझ पर मिलिट्री पुलिस ने हाथ डाल दिया तो फिर निजात नामुमकिन थी। वक्त गुजर रहा था। मेरी जेब में पड़े हुए दोनों पेंसिल बमों के अंदर लगी हुई नन्ही सी गरारी ने चलना शुरू कर दिया था और 1.25 घंटे बाद उन बमों को क़यामत के धमाके के साथ फट जाना था। कैप्टन वर्मा शहर जा चुका था। कम अज़ कम मुझे तो यही यकीन था। अब इस किस्म के खदशात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैं उठने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कैप्टन वर्मा। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, यस। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं जलंधर कैंट रेजिमेंटल से कर्नल बहादुर राज मुखर्जी बोल रहा हूँ। यस सर। कैप्टन, तुम्हें हमारा ख़त मिल गया होगा। मेजर चरणजीत सिंह को सैटरडे को चार्ज लेना था, लेकिन हमने उसे कल ही भेज दिया है। वो आज तुम्हारे पास किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। ओके सर। फ़ोन बंद हो गया। मेरी तो जान हवा हो गई। एक मुसीबत को बड़ी मुश्किल से रवाना किया था और दूसरी मुसीबत शहर से किसी वक्त भी छावनी आने वाली थी। मेरा राज फाश होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा।
मेरी जेब में पड़े पेंसिल बमों के फटने में 1.5 घंटा बाकी रह गया था। मैं अपने ऑफिस से निकल आया। अब इतना वक्त नहीं रहा था कि अपने बैरक वाले कमरे तक भी जाता। मैं दरख्तों में खड़ी दूसरी जीप तक पहुंचा और तेजी से प्रिया तोप के मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। टेकरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7-8 मिनट लग गया। मेरी जीप देखकर वहां के गार्ड अटेंशन हो गया। मैंने जीप से उतरते ही रौबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग ड्यूटी से इधर उधर क्यों होता है? कैप्टन वर्मा को तुम्हारी शिकायत मिली है। तुम यहाँ यूनिट में है जंगली लोग, इधर फिल्म देखने नहीं आया। यह कहकर मैं सीधा तोप के बंकर में उतर गया। गार्ड्स अटेंशन हो गए। मैंने उन पर रौब झड़ना शुरू कर दिया और उन्हें हुक्म दिया, चलो बाहर जाकर फाल इन हो जाओ। वो एक कतार में बाहर निकल गया। अब मैं अपने शिकार के सामने तनहा खड़ा था। वक्त किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था। मैंने जेब से पेंसिल बम निकाले और उन्हें तोप के बरीज के सुराखों के अंदर धकेल दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर मैं तेजी से बाहर आ गया। बाहर चारों गनर्स और चारों गार्ड फाल इन होकर अटेंशन खड़े थे। मैंने उन्हें मजीद डांटने के बाद 2-2 बैठक देने की हिदायत की और फिर जीप में सवार होकर वापस चल पड़ा। पेंसिल बम मैंने बरीज के अंदर इस तरह गिराए थे कि उन बमों को कोई देख नहीं सकता था। अब मेरा प्रोग्राम जीप समेत भागने का था। बमों के फटने में 1 घंटा कुछ मिनट बाकी थे। मेरी जीप यूनिट के गेट के करीब पहुंच गई। जीप को गेट में ले जाने की बजाय मैं तेजी से गुजर गया। रास्ते में मुझे कैप्टन वर्मा के मिलने का अंदेशा था और ऐसा ही हुआ। अभी मैं एक फरलांग भी नहीं गया था कि सामने से कैप्टन वर्मा की जीप आती दिखाई दी। मैं उसे बात किए बगैर निकलना नहीं चाहता था। ऐसी सूरत में उसका शक यकीन में बदल जाता और सारी मिलिट्री मेरे ताकों में निकल खड़ी होती। मैंने जीप रोक दी। कैप्टन वर्मा जीप से उतर आया और बोला, सर कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, सब ठीक हो जाएगा, मगर आप किधर जा रहे हैं? मैंने कंधे उचकाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आंख मार कर कहा, मैं एक प्राइवेट काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। जवाबन कैप्टन वर्मा बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। उसका चेहरा वैसे ही संजीदा रहा। कहने लगा, ओके सर, मैं अभी वापस आ रहा हूँ कैप्टन, डोंट वरी। यह कहकर मैं जीप लेकर आगे निकल गया। मैंने अकबनुमा आईने में देखा कि कैप्टन वर्मा अपनी जीप के पास खड़ा मेरी जीप को देख रहा था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जो काम करने आया था वो काम कर चुका था। अब सिर्फ मुझे एक होलनाक धमाके का इंतजार था। यह कुदरती बात थी कि धमाके के बाद छावनी की सबसे बड़ी तोप के परखच्चे उड़ जाते और वहां अफरा तफरी मच जाती। कैप्टन वर्मा को यकीन हो जाता कि मैं ही वो एजेंट या तकरीबकार था जिसने तोप को पेंसिल बम से उड़ा दिया। उस वक्त पठानकोट और अमृतसर की मिलिट्री पुलिस को खबरदार कर दिया जाता कि एक पाकिस्तानी जासूस मेजर की वर्दी में मफरूर है, उसे गोली मार दी जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने घड़ी देखी, बम फटने में 1.25 घंटा रह गया था। मेरी जीप शहर में दाखिल हो गई थी। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 घंटे से पहले कोई गाड़ी अमृतसर नहीं जा रही है। मैं फौजी जीप में अमृतसर तक सफ़र करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी वर्दी भी तब्दील करके आम कपड़े पहनने थे। मेरे पास सिवाय चंद 100 रुपयों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं से सिविलियन कपड़े हासिल किए जाएं। मैं शहर के फैशनेबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर कलाक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतार दिया और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफलर भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज़ मेरी वर्दी पैक कर दें, दरअसल मैं ख़ास मिशन पर हूँ। आपको मालूम है कि आजकल हालात कैसे हैं। जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे, दुकानदार हाथ जोड़कर बोला। उसने फ़ौरन वर्दी पैक करा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलो। मैं सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के अकम में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के फैले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतरकर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफ़ी फासले पर नशेब में थी।
उधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी की बैरक्स दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस सिमत लगी हुई थीं। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। दूसरा घंटा पूरा हो गया था। मेरी घड़ी की सुई उस मकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बमों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम ना फटते तो मैं सारी ज़िंदगी दूसरी कोशिश ना कर सकूंगा। इसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं लरस गया जैसे जलजला गया हो। इसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़कर फिजा में बुलंद होते देखा। इसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तौब में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बमों के फटने का था, और शायद दूसरा धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से पैदा हुआ था। छावनी की तरफ से अब स्याह रंग के धुएं का एक बहुत बड़ा मरगोला उठकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फरते मुसरत से मुठियां भेज कर लहराई। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर जीप के पास आया। लिफाफे में से वर्दी निकाल कर उसमें अपना आईडी कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 200-250 रुपये थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा इरादा था कि जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। अगर इमाम साहब मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए पनाह दे दे तो वहां से भेस बदल कर अमृतसर जाकर करौंडिया से मिलूंगा और उसकी मदद से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाऊंगा। मेरा मिशन ख़त्म हो चुका था। जिस अज़म को मैं दिल में लेकर लाहौर से तनहा रज़ाकाराना तौर पर निकला था वो पाए तकमील को पहुंच चुका था।